प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस कक्षा में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज की यह कक्षा जो क्लास 7th है उसका हिंदी का जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा, उससे संबंधित है। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वह जो वीडियो को लाइक करे, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि जो भी अगली वीडियो होगी, अगला लेसन होगा या फिर अगला जो पेपर होगा उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में हमारा जो कंटेंट है वो हाफ ईयरली एग्जाम है। ये कुल 60 नंबर का पेपर है, समय 2.5 घंटे का था। तो इसमें 4 खंड दिए गए हैं, 4 खंडों में पेपर जो है पूरा डिवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, और हो सके तो आप सभी क्वेश्चन को सीरियल वाइज करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। खंड क में क्या दिया गया है? अपठित गद्यांश दिया गया है। पढ़ते हैं क्या है अपठित गद्यांश। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के लिए सही उत्तर देने हैं। यहाँ पर पैसेज दिया गया है। पैसेज क्या है चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। एक राजा को पशु पक्षुओं को, जो पक्षियों को पालने का बहुत शौक था। उसने एक बंदर भी पाल रखा था। राजा के मंत्रियों ने एकाध बार प्रार्थना की कि बंदर में बुद्धि कम होती है, अतः वह बंदर कभी भी राजा को हानि पहुंचा सकता है। और राजा ने किसी की भी एक नहीं सुनी। वह बंदर की भी समझदार और स्वामी भक्त था। एक दिन राजा को नींद आ गई तो बंदर राजा की जो है रक्षा करने लगा, देखभाल करने लग गया। यहाँ पर शब्द छूट गया है तो देखभाल आएगा। यहाँ बंदर को मतलब पंखा झेलते हुए देखकर, ठीक है, और नौकर चाकर मंत्रीगण भी चकित रह गए। देखभाल कैसे कर रहा था कि पंखा झेल रहा था। उसको झोलना होता है, पंखा हिलाना, बीजना भी बोलते हैं इसको। तभी बंदर ने देखा कि एक मक्खी बार बार उड़कर राजा की नाक पर बैठ रही है। बंदर ने कई बार मक्खी को उड़ाने का प्रयत्न किया, पर हर बार पुनः राजा की नाक पर आकर बैठ जाती। कौन? वह मक्खी आकर बार बार बैठ जाती। क्रोध में आकर बंदर ने तलवार निकाल ली, और जैसे ही मक्खी राजा की नाक पर बैठी तो बंदर ने उस पर तलवार से वार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई किंतु राजा की नाक कट गई। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यह कहानी पहले भी कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी। जो है आपने देखा होगा कि जो बंदर है वो मक्खी को मारने के लिए तलवार का प्रयोग करता है, और जिससे कि मक्खी तो उड़ जाती है और जो है तलवार की जो हमले से, वार से राजा की नाक कट जाती है। तो ये पैसेज था। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। राजा को क्या पालने का शौक था? तो पहली ही लाइन में इसका प्रश्न दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि राजा को पशु पक्षी पालने का जो है शौक था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग वाले को टिक करेंगे, पशु पक्षी। किसमें बुद्धि कम होती है? तो बंदर में होती है, ये पैसेज में दिया गया। मक्खी किसकी नाक पर बैठ गई? तो मक्खी जो है राजा की नाक पर बैठ गई, इसका उत्तर होगा। बंदर की क्या विशेषता थी? क्या विशेषता थी, होती नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ आएगा कि क्या विशेषता थी। तो बंदर जो है स्वामी भक्त था और समझदार था। स्वामी भक्त का मतलब होता है कि अपने स्वामी की जो है भक्ति करना, ठीक है, हर छोटी बड़ी बात को मानना, तो उसको बोलते हैं स्वामी भक्त। समझदार भी ये दिया गया था पैसेज में। आगे है राजा को हवा कौन झोल रहा था? झेल नहीं आएगा यहाँ पर, झोल रहा था आएगा। तो बंदर झोल रहा था, तो पहला उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न हो गए पहले अपठित गद्यांश के। अब हम बात करते हैं पठित पद्यांश। पद्यांश का मतलब होता है कविता। कविता से लिया हुआ एक भाग है, कवितांश है, काव्यांश है। देखते हैं क्या दिया गया है। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छां अपनी, मदद करने को बढ़ाते, डालियों सी बाह अपनी, खींचते रहते निरंतर, ये हवा गंदी हमारी है, हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी, सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी लहराते। तो यहाँ पर पेड़ों की महत्ता के बारे में बताया गया कि पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है। पेड़ों की इंपॉर्टेंस समझाई गई है, पेड़ों की महत्ता। तो क्या है पेड़ों की महत्ता? यहाँ दिखाया गया है कि पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जो है इसके अलावा छाया भी देते हैं, और जो है पेड़ जो है हमारी मदद करते हैं, जो है डालियों की बाह फैलाकर, और पेड़ जो है बारिश करने में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, मदद करने को कौन बाह खोलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेड़। प्राणवायु जो है प्राणवायु
किससे मिलती है? प्राणवायु हमें पेड़ों से मिलती है। यदि यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो मदद करने को कौन बाहें फैलाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा पेड़। लेकिन यदि बात की जाए डालियां, तो डालियां भी पेड़ का ही हिस्सा है, ठीक है। और कौन बाहें फैला रहा है? तो यहाँ पर पेड़ ही आएगा, डालियां गलत हो जाएगा। प्राणवायु किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है। उपवन का अर्थ होता है बगीचा। जंगल और घर, जो बादल, ये तीनों गलत दिए गए यहाँ पर, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बगीचा। धरती का पर्यायवाची क्या होता है? तो धरती का पर्यायवाची जो होता है वो होता है वसुंधरा। सागर, जलधि दोनों आपस में समानार्थी हैं, तो ये दोनों गलत दिए गए यहाँ पर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान भरना है। पेड़ सहकर धूप आएगा यहाँ पर, पेड़ सहकर धूप, खुद देते सभी को छाया। तो ये हमारा जो है पद्यांश भी हो गया, कवितांश। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया व्याकरण। व्याकरण में पहला प्रश्न दिया गया है कि तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। ठीक है जी। स्वर्ण श्रृंखला में स्वर्ण शब्द है। स्वर्ण श्रृंखला, तो यहाँ पर बता दिया जाएगा कि स्वर्ण का मतलब होता है सोना, है ना, सोना। ठीक है, श्रृंखला का मतलब होता है श्रृंखला, या फिर सीरीज या चेन भी बोलते हैं इसको ना, सोने सी श्रृंखला। तो सोना जो है विशेषण होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूखे प्यासे, भूखे प्यासे में जो समास होता है भूखा, भूखा, भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, ये हम यहाँ पर लिख देंगे, भूखे प्यासे। ठीक है, तो भूखा और प्यासा जो होता है द्वंद्व समास आएगा यहाँ पर। घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया में रेखांकित शब्द नन्ही सी दिया गया है, तो चिड़िया की विशेषता बताई गई है नन्ही सी, तो यहाँ पर क उत्तर हो जाएगा, विशेषण होता है नन्ही सी। कठपुतली किन दो शब्दों से बना है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कठपुतली। कठपुतली होता है काठ की पुतली, काठ की पुतली। तो यदि ये उत्तर यहाँ दिया गया है तो हम ढूंढ लेंगे कहाँ है ये। काठ मतलब होता है लकड़ी, काठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी की पुतली बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं कठपुतली। जो जिसके ऊपर धागे बंधे होते हैं और धागों को उंगलियों में डालकर उनको नचाया जाता है, उसको कठपुतली बोलते हैं। इसका उत्तर ग हो जाएगा। फिल्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? फिल्माना जो शब्द है वो बनता है फिल्म, फिल्म, फिल्म जो है मूल शब्द है, में आना प्रत्यय हमने जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा बन जाएगा फिल्माना, तो ग उत्तर हो जाएगा इसका भी। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त गुणवाचक विशेषण से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान देंगे तो कुछ गुणवाचक विशेषण दिए गए हैं। कटुक, कनक, पुलकित और नीले। कटुक का मतलब होता है कड़वा, कटुक का मतलब होता है कड़वा। और कनक सोने जैसा, है ना, सोने जैसा। कनक सोना या सोने जैसा, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। पुलकित का मतलब होता है खुश, नीला तो अपने आप में ही रंग हो गया। अब यहाँ बात करें तो पंख के साथ क्या आएगा? यदि आपने कविता पढ़ी है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो उसी में से ये दिया गया है। तो पंख के साथ जो शब्द आएगा वो आएगा पुलकित। क्या शब्द आएगा? पुलकित। पुलकित हम लिख देंगे। दूसरा क्या है? निबोरी। निबोरी के साथ शब्द दिया गया था कविता में कटुक। कटुक का मतलब होता है कड़वी। निबोरी, निबोली जो होती है वो कड़वी ही होती है। नभ कैसा था? नीला। नभ कैसा था? नीला। और लास्ट बच गया कनक, है ना। कनक, कनक को हम सोने से भी जोड़ सकते हैं और कनक का मतलब गेहूं भी होता है, दोनों है। लेकिन जो कविता में यूज हुआ है शब्द कनक, वो सोने की जगह, कनक जो है सोने की जगह पर गेहूं के लिए यूज हुआ है। कनक का मतलब होता है गेहूं, तो सोने से हमारा कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। अब आगे क्या दिया गया है? विशेषण को विशेष्य शब्दों के साथ मिलान करना है, तो ये विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं और ये विशेषण है हमारे, ये हमारे विशेष्य हैं। विशेष्य को हम संज्ञा भी बोलते हैं, विशेष्य है ये। चलिए, समतल, समतल क्या होगा? आंगन होगा। घना जंगल होगा। चंचल नदियां होती हैं और मूसलाधार वर्षा होती है। तो इस प्रकार से हम इनको सभी को मैच कर देंगे, मिला देंगे। आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा है कि 8वां प्रश्न है, निम्न शब्दों के लिए प्रचलित हिंदी शब्द लिखने हैं। ये जो शब्द दिए गए नीचे, विपत्ति, बादर, मछली, इनके लिए हमने जो है हिंदी में जो शब्द, नए शब्द आए हैं उनका प्रयोग करना है। विपत्ति का मतलब होता है विपत्ति। विपत्ति जो शब्द बना है उसी से ही
नया शब्द बना है विपत्ति। बादर जो शब्द यूज हुआ है वो बादल के लिए यूज किया गया है, और मछली जो शब्द यूज किया गया है वो किया गया है मछली के लिए। ये तीनों जो हैं हमारे रहीम जी के दोहे से संबंधित है। और जो रहीम के दोहे हैं हमारी किताब में, उसमें इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। विपत्ति का मतलब होता है संकट। तो अब हमने ये देख लिया है कि विपत्ति, बादर और मछली का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ दिया गया अजमेर और सतलुज जो दो शब्द आए हैं, इसका इनका दूसरा नाम बताना है। तो बात करें हम अजमेर के बारे में, तो अजमेर का दूसरा नाम है अजय मेरू। अजय मेरू, अजमेर को हम अजय मेरू के नाम से जानते हैं। सतलुज जो नदी है उसका जो नाम है, इसको कई नामों से जानते हैं। जैसे ये दोनों शब्द जो दिए गए हैं ये हमारे महाभारत से लिए गए हैं। पहला जो शब्द है वो हो जाएगा शतर्दी, है ना, शतर्दी। और इसके अलावा भी बोलते हैं इसको शतुर्दी भी बोलते हैं, शतर्दी, या फिर इसके अलावा हम बात करें तो स्तरदु भी बोलते हैं, स्तरदु। यदि आपने कोई एक नाम भी लिखा है तो जो है वो ठीक हो जाएगा। अजमेर को अजय मेरू, सतलुज को स्तरदी, और जो है स्तुर्दी भी बोलते हैं। ये दोनों जो है महाभारत से संबंधित दिए गए हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। ठीक है जी, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। क्या है, नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी दो दो पैसे में, है ना। कितने पैसे में बेचता है मुरली? 2 पैसे में। और मुरली बेचने के सिवाय वह बजा कर भी दिखाता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। भाई जो मुरली वाला था, मुरली गा बजाकर लोगों को सुना रहा था, मन बहला रहा था, ऊपर से वो मुरली बेच भी रहा था, और वो भी इतनी सस्ती की, 2-2 पैसे की। तो अब यहाँ पर लेखक ने कहा है कि अब 2 रुपए में कोई बेचेगा अपनी मुरली तो उसको क्या फायदा होगा? उसको तो अपनी मेहनत जो इतनी कर रहा है, धूप में घूम रहा है, उसका भी उसको गुजारा नहीं होता होगा। एक व्यक्ति ने उससे पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो ये उत्तर में जो है जवाब मिल गया उसको। अब प्रश्न दिए गए हैं, नगर में क्या समाचार फैल गया था, कि भाई किस तरीके का समाचार फैल गया था। तो हम यहाँ लिखेंगे, नगर में मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया था। तो इसका ग उत्तर हो जाएगा। मुरली का क्या दाम था? तो ऊपर लिखा ही गया था, 2-2 पैसा। तीसरा प्रश्न है, मुरली वाले की कितनी उम्र होगी? तो मुरली वाले की उम्र के बारे में यहाँ बताया गया था कि होगा कोई 30-32 साल। तो यहाँ पर हमारा ख उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुरली वाला कैसा साफा बांधता था? तो अंतिम जो लाइन थी गद्यांश की, उसमें दिया गया था रंगीन बीकानेरी साफा। तो इसका हमारा ग उत्तर हो जाएगा, रंगीन बीकानेरी साफा। उपरोक्त गद्यांश का जो पाठ है वो बताना है, और लेखक। तो ये जो पाठ है हमारा, मुरली वाले के बारे में जिक्र आया है, तो वो आया है मिठाई वाला, और उसका लेखक है भवानी प्रसाद वाजपेयी। तो ये हमारा पाठ था और लेखक। अब हमें यहाँ पर जो हमारी किताब है वसंत, उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 3 के उत्तर लिखने। यहाँ पर दिए गए हैं 5। तो यहाँ पर जो भी आपको आंसर देना है जिस भी प्रश्न का, उसी को आप लिख सकते हैं, 5 में से कोई 3। तो हम यहाँ पर सभी का आंसर ढूंढ लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि यदि किसी बच्चे ने दूसरा मेरे जो बताए हुए हैं क्वेश्चन है उनसे अलग भी किया है तो वो अपना उत्तर मैच कर लेंगे। पहला प्रश्न है, यासुकी चांद को अपने पेड़ पर यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए टोटो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया? तो यासुकी चांद जो लड़का था, उसको पेड़ पर चढ़ाने के लिए टोटो चांद ने बहुत मेहनत क्यों की थी? अब हमें पता है कि जो यासुकी चांद है वो कैसा लड़का था? वह एक जो है
पोलियो से पीड़ित लड़का था वो, ठीक है। तो और वो जो है उसके पैर और हाथ जो है बड़े कमजोर थे, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। तो टोटो चान ने उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया था, इसलिए कि ताकि वह पेड़ पर चढ़ सके। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे यासुकी चान को टोटो चान ने पेड़ पर चढ़ाने का मतलब अथक प्रयास इसलिए किया क्योंकि यासुकी चान जो है पोलियो से पीड़ित था और जो है जिसकी वजह से उसके हाथ पैर बहुत कमजोर थे, वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान कौन लगा और क्यों? नाटक में आपको कौन बुद्धिमान लगा तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यदि लिखूंगा तो मैं लिखूंगा नाटक में मुझे सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा। जो कौवा था वो था, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है और जो है अच्छे बुरे की पहचान भी कर लेता है। यदि उस नाटक में कौवा नहीं होता तो उस बच्ची की जो है जान भी नहीं बचती। तो हम यहाँ लिखेंगे कौवे की वजह से ही बच्ची दुष्ट लोगों से हाथों से बच सकी थी। तो इसलिए मुझे कौवा पसंद आया। खिलौने वाला जो है के आने पर बच्चों की क्या रिएक्शन थी? तो ये आप खुद बताएंगे कि बच्चे किस प्रकार खुश हुए थे। तो आप जो है इसका उत्तर खुद से लिखेंगे। पापा खो गए नाटक से आपने क्या सीखा? है ना, पापा खो गए नाटक जो है वो उसमें आपने क्या सीखा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पापा खो गए नाटक से मैंने सीखा कि हमें अपने समाज में सोसाइटी में जो असामाजिक लोग हैं, है ना, जो दुष्ट लोग हैं, उनको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और उन लोगों को सजा दिलवाने के लिए हमें पुलिस की सहायता भी करनी चाहिए। दो बात हो गई। इसके अलावा यदि लिखना है तो हम लिख सकते हैं बच्चों को अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान लगाना चाहिए। ये सब बातें मुझे पापा खो गए लेसन में सीखने को मिली। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था और वह बड़े लोगों की तरह से बातें भी करता था, इसीलिए उसको लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। अचानक बोला मोर, ये कवितांश है, कविता में से लिया गया है, इसके आधार पर प्रश्न है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्म औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ये कविता में से लिया गया है और जो है अभी हमने इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, उपरोक्त जो पद्यांश है वह किस कवि ने लिखा है? तो उसका नाम बताना है। तो ये जो लिखा है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इसको लिखा है। ग उत्तर हो जाएगा। आगे है, अचानक कौन बोला? तो यहाँ पर लिखा गया है कि कौवा बोला। तो हम इस पे सॉरी, कौवा नहीं, मोर, यहाँ पर मोर के बारे में बताया गया। अचानक बोला मोर, आप देख पाएंगे कौवे को मिटा देंगे हम। अचानक मोर बोला। आगे है, मोर ने शाम के समय क्या आवाज दी? मोर ने शाम के समय आवाज क्या दी थी? तो यहाँ पर लिख देंगे हम सुनते हो। तो यहाँ ढूंढेंगे क्या लिखा है। जाते हो, रुकते हो, सुनते हो, तो हम सुनते हो को टिक कर देंगे। किस मौसम की शाम का वर्णन है? तो ये लेसन जो था, आपने यदि कविता पढ़ी है तो ये लेसन जो है सर्दी के मौसम के बारे में बताता है। ठीक है, सर्दी के जाड़े के मौसम के बारे में इस लेसन में कविता में जो है जिक्र किया गया। सूरज डूबते ही क्या हुआ? रोशनी हो गई? नहीं। अंधेरा छा गया? तो यहाँ पर ऊपर लिखा ही है अंधेरा छा गया, तो यही हमारा उत्तर होगा, सूरज डूबते ही अंधेरा छा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या क्या है प्रश्न? पंछी उन्मुक्त होकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? ये तो कविता में से ही है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, है ना, तो उसमें से दिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पंछी उन्मुक्त होकर जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदी का ठंडा पानी भी पीना चाहते हैं। तो ये सब उनकी इच्छाएं थी। इनके अलावा भी कई सारी इच्छाएं थी, आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शाम के समय सूरज डूबने का दृश्य आप अपने शब्दों में लिखिए। जैसे जो हमारा लेसन आया था हमारी वसंत किताब में,
उसमें जो है पूरा दृश्य दिखाया गया। शाम जब होती है, सूरज जब जब डूबने लगता है तो प्रकृति में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तो यदि आपने कभी डूबते हुए सूरज को देखा है, शाम होते हुए देखी है, तो आप जो है उसके अनुभव के तौर पर इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे। यदि मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा शाम के समय जब सूरज डूबता है तो सूरज जो है थोड़ा-थोड़ा सा मतलब लाल रंग का दिखाई देता है और जो है प्रकृति में अंधेरा सा छाने लग जाता है, पंछी चहचहाने लग जाते हैं, ठीक है? इस तरीके से जो है आस-पास पूरा शांत माहौल हो जाता है। तो इस तरीके की बातें हम लिख सकते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो यहाँ हमने जब पाठ पढ़ा है तो कठपुतली को गुस्सा आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि वो कठपुतली जो है दूसरे के हाथों की गुलाम बनी हुई थी, दूसरे के इशारों पर नाच रही थी। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया था कि वो दूसरों के इशारों पे न नाचना कर खुद जो है आजाद होना चाह रही थी। तो इसके उत्तर में भी हम इसी तरीके की बातें लिखेंगे। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह धागों से बंधी हुई थी और वह दूसरों के इशारों पर नाचने पर मजबूर थी। कठपुतली भी आजादी की इच्छा रखना चाहती थी, इसलिए वह गुस्सा हो गई थी। रहीम ने सच्चा मित्र किसे बताया है? ये हमारे रहीम के दोहे से लिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे रहीम जी ने सच्चा मित्र उसे बताया है जो संकट के समय, सुख या दुख के समय एक दूसरे की मदद करे। तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो यदि उत्तर में लिखना है तो हम लिखेंगे रहीम जी ने सच्चा मित्र उसे बताया है जो सुख दुख या विपत्ति में बुरे वक्त में मित्र का साथ निभाता है। तो ये हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है बाल महाभारत कथा के आधार पर किन्हीं 5 के उत्तर लिखने हैं। चलो ठीक है जी, लिखते हैं। पहला दिया गया है महाभारत कथा के रचनाकार। महाभारत कथा के रचनाकार तो गुरु वशिष्ठ जी थे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। राजा पांडु की कितनी पत्नियां थी? तो 2 पत्नियां थी। तो दोनों के नाम यदि लिखने हैं तो एक का उत्तर होगा हमारा कुंती, कुंती था और एक कुंती और दूसरी थी हमारी माद्री, कुंती और माद्री। कर्ण का लालन पालन किसने किया था? कर्ण का जो लालन पालन किया था वो था अधिरथ। अधिरथ और जो है उसकी पत्नी थी राधा। राधा राधा का पुत्र होने की वजह से कर्ण को राधे नाम से भी बुलाते थे, राधे। इंद्र ने कर्ण से भिक्षा में क्या मांगा? तो हमें पता है कि जब कर्ण जो है अर्जुन से युद्ध लड़ने के लिए जा रहा था तो उससे पहले इंद्र ने उससे उसके कवच और कुंडल ले लिए थे भिक्षा में। आगे बढ़ते हैं। द्रोण और द्रुपद की में मित्रता कहाँ हुई थी? यदि इसका उत्तर लिखना है तो वो हो जाएगा गुरु भारद्वाज के आश्रम में। दोनों जो है गुरु भारद्वाज के आश्रम में पढ़ते थे, तो वही दोनों की मित्रता हुई थी, गुरु द्रोण की और द्रुपद की। आगे बढ़ते हैं। पुरोचन कौन था? पुरोचन पुरोचन जो है ये जो है दुर्योधन का ही संबंधी था, दुर्योधन का संबंधी था, दोस्त था, साथी था, मंत्री भी था, साथ में ही रहते थे ये लोग। इसी ने ही क्या किया था, जो है क्या नाम लेते हैं, लाक्षागृह जो बनाया था उसकी रचना इसी ने की थी। दुर्योधन का मंत्री होने के साथ साथ यह एक वास्तुकार भी था, डिजाइनर था। इसी ने ही लाक्षागृह को बनाया था, डिजाइन दिया था। लाख का घर किन किन चीजों से बनता है? लाख का घर आप लोगों को पता ही है। लाख के घर के लिए जो है वो सब सारी चीजें चाहिए जिनसे कि तुरंत आग लग जाए। जैसे लाख ही हो गया, लाख मोम को बोलते हैं, वैक्स को बोलते हैं। ते ऐसी कुछ चीजें उन्होंने यूज की थी कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए। तो आप इसका उत्तर खुद से लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित विषय में से किसी एक के बारे में 80 से 100 शब्दों में लिखना है। मेरा प्रिय त्योहार और समय का सदुपयोग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेरा प्रिय त्योहार। तो मेरा प्रिय त्योहार के बारे में ऑलरेडी हमने जो है 6ठी कक्षा के पेपर में भी डाला है कि दिवाली के बारे में हमने लिखा है। यहाँ यदि हमें लिखना है तो हम किसी और त्योहार के बारे में भी लिख सकते हैं। त्योहार सभी के अपने अपने अलग अलग होते हैं। जैसे हमने 6ठी क्लास में पढ़ा है तो मेरा प्रिय त्योहार में हमने दिवाली के बारे में लिखा था। अभी हम यहाँ पर किसी और त्योहार के बारे में भी लिख सकते हैं, होली, दिवाली, ईद, या फिर हम जो है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, रक्षाबंधन। इसके अलावा भी कई जो भी त्योहार, जिसका भी मनपसंद त्योहार है
वो हम लिख सकते हैं। होली के बारे में हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कि मेरा प्रिय त्योहार होली है। ठीक है, होली जो है को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो है होली के एक दिन पूर्व जो है, एक दिन पहले होलिका दहन भी किया जाता है। और इसके बाद हम लिखेंगे होली के दिन सभी के घरों में गुजिया बनाई जाती है। इसके अलावा तरह-तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे होली के दिन लोग बड़े प्यार से एक दूसरों को जो है रंग और गुलाल लगाते हैं, और लोग एक दूसरे को गले मिलकर होली की बधाइयाँ देते हैं। और जो है मुझे होली बहुत पसंद है। इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं, और आप अपना भी कुछ न कुछ क्रिएटिव ऐड कर सकते हैं। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना, वर्तनी का। आगे दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति क्या होता है? स्कॉलर प्राप्त करना। छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को आप जो है पत्र लिखेंगे, स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है। तो आप जो है स्कूल से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप जो उसके बारे में पत्र लिखेंगे। तो आप जो है बता सकते हैं कि प्रधानाचार्य जी को कि मुझे ज़रूरत है, आप जो है छात्रवृत्ति हमें प्रदान करें। तो इसके बारे में हमें लिखना है पड़ेगा, तो हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। और उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम, केंद्रीय विद्यालय क ख ग, विषय आप जो है लिख देंगे कि छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए पत्र महोदय जी, या फिर यदि आपके स्कूल में प्राचार्य कोई मैडम है तो हम लिखेंगे महोदया जी। निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं अ का छात्र हूँ। मैं पढ़ने में भी मतलब मेधावी हूँ। मेधावी शब्द जो प्रयोग किया जाता है, वो बहुत ही जो एक्सीलेंट बच्चा होता है पढ़ने में, उसके लिए किया जाता है। मैं पढ़ाई में मेधावी छात्र हूँ, और मैं हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, और वह मुझे पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप मेरी पढ़ाई और मेरी मेहनत को देखते हुए आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान कर कृतार्थ करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। ठीक है, उसके बाद हम सधन्यवाद लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अपना नाम, उसके बाद में आपकी कक्षा और दिनांक लिख देंगे। ये हो जाएगा। परीक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई लिखनी है। तो मानकर चलो आपका दोस्त है, आपका दोस्त प्रथम आया है परीक्षा में, तो आपने उसको बधाई देनी है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र नमस्ते, है ना? या फिर जो है आप जो है नमस्ते की जगह और कोई भी आप कर्टसी वाला शब्द लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र रोहन नमस्ते। उसके बाद हम लिखेंगे मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता या फिर खुशी हुई है कि आप जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं आपकी सफलता के बारे में जानकर बहुत खुश हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में भी ऐसे ही कामयाब रहें, सफलता आपके कदम पर कदम चूमे, है ना? इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका प्रिय दोस्त, उसके नीचे अपना नाम लिख देंगे सोहन, और ऊपर एड्रेस ज़रूर लिखना है। एड्रेस आप कहाँ रहते हैं, कैसे, किस जगह पर रहते हैं। तो आप क्योंकि पत्र लिख रहे हैं, भेजना भी पड़ेगा, तो आप वो पत्र पर एड्रेस ज़रूर लिख देंगे। तो ये था हमारा 7वीं कक्षा का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर। आई होप कि आप लोगों को ये जो है पसंद आया होगा, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जो है आप अपने क्वेश्चन के आंसर भी मैच कर सकते हैं। जिसका पेपर नहीं हुआ है, वो जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो है अपनी परीक्षा में इस पेपर को देखकर भरपूर लाभ उठाएँ। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ या कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय।